चलिए, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी अच्छी लगती है। चलिए, सभी फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कोई तैयारी करने का एक्सपीरियंस, पढ़ने का एक्सपीरियंस, पढ़ाई भी नहीं किए थे क्या इससे पहले कभी? पढ़ाई तो किए रहे होंगे, अब आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, है ना? तो ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे भी पढ़ते थे और यहाँ पर भी पढ़ना है। वहां पर भी मकसद था टॉपर बनने का, यहाँ पे भी मकसद होगा आपका टॉपर बनने का। वहां पर भी आपके टीचर पढ़ाते थे, यहाँ पर भी आपके टीचर पढ़ाते हैं। बस फर्क ये होगा कि तब नहीं पढ़े थे और अब पढ़ना पड़ेगा। अब तो नहीं भी पढ़े होंगे तो चल गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब नहीं पढ़ोगे तो याद रखना ये आखिरी समय है जब आपको कोई पढ़ने के लिए कह रहा है, जब आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप मंजिल मिली तो ठीक, और नहीं मिली तो ये आपकी लाइफ की आखिरी पढ़ाई है। इसके बाद आप नहीं पढ़ेंगे। एग्री? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सिलेबस पे बात हो गई है। किसी ने सिलेबस के बारे में बात किया? सीजीपीएससी के सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, इनके फेजेस के बारे में कि कितने चरणों में एग्जाम होते हैं, कुछ बताया गया? नहीं बताया गया? चलो हम बता दें। चलिए, चलिए तो लिखिएगा सीजीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो कितने चरणों में होता है, तो बता दीजिएगा 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? और सारी चीजों को लिखेंगे आप कॉपी में। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी है। मतलब ये जो आपकी अभी कॉपी है, ये आपकी कौन सी कॉपी है? बोलिए, रफ कॉपी। सर कॉपी वॉपी बगल में कोई कॉपी दे देगा उनको, पन्ना निकाल के। भाई साहब आप पन्ना दे देते, कोई भी एक 20 से पन्ना, और पेन हो तो पेन ठीक, नहीं तो पेन दे दीजिए। ठीक है, चलिए। सीजीपीएससी के एग्जाम कितने चरणों में होता है तो बता दीजिएगा। 3 चरणों में होता है, और सब कोई लिखेंगे। ये जो आप अभी लिखोगे ये कौन सी कॉपी है आपकी? रफ कॉपी। और घर में जब आप लिखोगे तो वो आपकी फेयर कॉपी होगी। तो पता ये चला कि 2 कॉपी बनेगी आपकी, क्लास की रफ कॉपी और घर में फेयर कॉपी। ठीक, ये पहली चीज। दूसरा, आप चूंकि प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन बैच के हो तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको प्री की तैयारी भी करनी है और मेंस की तैयारी भी करनी है। तो प्री की तैयारी की नीड क्या होती है, जरूरत क्या होती है? प्री की तैयारी में आपको क्या करना पड़ता है? सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और मेंस की तैयारी में सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। मतलब जब आप चीजों को लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी कर रहे हो, और जब आप पढ़ोगे तो आप प्री की तैयारी कर रहे हो। तो देख लीजिए भैया, अगर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है, सिर्फ पढ़ना है, तो आप प्री की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप लिख रहे हो तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। पहली बात, ठीक। तो आपको दोनों काम करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो क्या लिखना है? मतलब लिखने में सबसे पहली चीज होगी अपनी कॉपी को लिखना, मतलब कॉपी बनाना, फेयर कॉपी बनाना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? फेयर कॉपी बनाएंगे। और फिर समय के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस शीट भी लेनी पड़ेगी। ये एक रफ कॉपी लिया आपने, एक फेयर कॉपी खरीदेंगे, और एक कॉपी होगी कौन सी? प्रैक्टिस करने के लिए, मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट लेनी पड़ेगी। बजट है, ले लोगे? वो जाइएगा दुकान और बोलिएगा मेंस की प्रैक्टिस शीट दीजिए, तो वो प्रैक्टिस शीट देगा जिसमें सिर्फ लाइनें खींची होंगी, वो ले लीजिएगा। क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे मेंस का आंसर राइटिंग, उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा उसे घर जाकर आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यहां तो मैंने पढ़ाया, घर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या पढ़ा उसे समझेंगे, जो समझा उसे रटेंगे, और जो रटा उसे फेयर कॉपी में लिखेंगे। इस तरीके से आपका नोट्स तैयार होगा। हर दिन की पढ़ाई को आप घर जाके पढ़ेंगे, समझेंगे, रटेंगे और लिखेंगे। मतलब कॉपी में लिखी हुई हर चीज मेरी पढ़ी हुई, समझी हुई और रटी हुई चीज है। मतलब मेरी कॉपी में ऐसा नहीं कि जो सर ने पढ़ाया और मैंने उसको कॉपी में लिख दिया, नहीं। मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, और उसे मैंने रटा, और उसे मैंने बिना देखे फेयर कॉपी में क्या किया? लिखा।
मतलब अगर मैं कॉपी बना रहा हूं तो उसमें लिखी हुई सारी चीज मेरी याद की हुई चीज है, मैंने उसे याद कर लिया है, मैंने उसे रटा है और उसके बाद मैंने उसे बिना देखे लिखा है। मतलब ये मान के चलिए कि आपका ये सफर इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत तो करेंगे, मेहनत ही करने तो आए हैं। बिना मेहनत के तो आदमी एक गिलास पानी नहीं पी पाता। उसके लिए भी उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, तब जाके गिलास में पानी भरना पड़ता है, तब जाके प्यास बुझती है। तो बिना मेहनत के कुछ हो पाएगा क्या? तो कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं? सभी लोग नहीं करना चाहते हैं, वो अलग बात है। कितने लोग मेहनत करेंगे? पक्का? चलिए, कितने लोग एग्जाम देना चाहते हैं और कितने लोग एग्जाम निकालना चाहते हैं? सवाल एक है कि अलग है? अलग है। एग्जाम देने वाले तो बहुत सारे होते हैं, ये एग्जाम निकालने वाले कम होते हैं। आपको कौन सा विद्यार्थी बनना है, देने वाला कि निकालने वाला? अब निकालने वाले की कुछ ना कुछ खूबी होगी। मतलब लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं लेकिन निकलेगा कितने लोगों का? 300 पोस्ट है तो 300 लोगों का निकलेगा। एग्जाम दिया तो लाखों लोगों ने था, लेकिन बाकी लोग का तो नहीं निकला। निकलेगा कितना लोगों को फाइनली? अंतिम में जो रिजल्ट निकलेगा उसमें कितने लोग सेलेक्ट होंगे? तो आपको किस में आना है, निकालने वाले 300 में कि देने वाले लाखों में? निकालने वाले विद्यार्थियों में आना है। एग्री? तो निकालने वाले की कुछ अलग खूबी रही होगी जो शायद देने वाले में नहीं थी। तो आपको क्या करना है ऐसे कि मैं निकालने वाले में शामिल हो जाऊं, देने वाले में नहीं। वो तो वो हर कोई किया होगा, तो हर कोई किया होगा, हर कोई जो एग्जाम दे रहा है वो मेहनत तो किया होगा। फिर निकालने वाले में से क्या खास बात थी? बोलो। समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। उसमें पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, कंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। आप कंटिन्यू आए, अब रेगुलर आए क्लास। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी कोचिंग आके ही हो सकती है। जब आप आएंगे, जब आप आएंगे सारी चीजों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसका बार बार जो आपका फेयर कॉपी बनेगा ना, बजाय बाहर की 4 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा ये है कि अपने नोट्स को कितनी बार पढ़ लो। नहीं समझे? अलग अलग किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि अपने ही नोट्स को कितनी बार पढ़ लो। हर सफल व्यक्ति के पास, हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई हो ना हो, लेकिन खुद का बनाया हुआ नोट जरूर होता है। जाइए ना, पूछिए ना किसी सफल व्यक्ति से कि भाई तू सफल कैसे हुआ, तो वो क्या बताएगा कि मैं कोई नोट्स नहीं बनाया और मैं बस ऐसे ही पढ़ लेता था और सफल हो गया। वो टरकाने के लिए जरूर बोल देगा ऐसे, लेकिन सही मायने में उसके पास खुद का नोट जरूर होगा जिसे उसने बार बार पढ़ा होगा, और तब जाकर उस सारी चीजें उसके दिमाग में हमेशा के लिए फिट रही होगी। क्योंकि अगर आपको कोई चीज अभी समझ में आ रही है ना, तो ये गारंटी नहीं है कि एक हफ्ते बाद समझ याद रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि दिमाग में चीजें क्या हो जाती है, भूल जाता है। आज याद है ना, गारंटी लेते हो क्या 1 महीने बाद याद रहेगा? तो कब 1 महीने बाद भी याद रहेगा? जब आप सारी चीजों को क्या करेंगे, बोलो रिवीजन करेंगे। और रिवीजन किसका करोगे? अपने ही नोट्स का करोगे ना। तो उसके लिए नोट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कि बिना नोट्स बनाए रिवीजन करोगे? तो उसके लिए नोट्स बनाना पड़ता है। क्लियर? तो आप नोट्स बनाएंगे और उसका बार बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन कब करना चाहिए, कितने टाइम इंटरवल में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताऊंगा। पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर रणनीति क्या होती है, सब बताऊंगा, लेकिन एक समय के बाद। और एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हर चीज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली क्वालिटी क्या है? रेगुलरिटी। अब रेगुलर आए, ठीक, रेगुलर आइएगा तो ही आप रेगुलर पढ़ पाएंगे। आज आओगे, कल नहीं आओगे, परसों आओगे, ये सीजीपीएससी मींस या सीजीपीएससी के निकालने वाले विद्यार्थियों में शामिल नहीं होते ऐसे लोग। बात समझ में आ रही है? एग्जाम की तैयारी करनी है तो करनी है, दैट्स इट। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हर हर मतलब क्या बोलना चाहिए, हर कोचिंग में तैयारी होती है। आपका माइंडसेट जिसके साथ बैठ जाए, आपकी ट्यूनिंग जिसके साथ जम जाए, बस वो टीचर आपका और आप उसके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो इससे पहले बातें बहुत हो जाए, सिलेबस पे बात कर लेते हैं। चलिए, पैटर्न समझिएगा। सीजीपीएससी का एग्जाम जो है वो कितने चरणों में होता है, अगर कुछ पता है तो बताते जाए, और फिर एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला बोलिएगा, बोलिए। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा होता है आपका मेंस, यानी कि बोलिए मुख्य परीक्षा। और तीसरा होता है आपका
इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ठीक, और देखिए एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी की दूसरी खासियत क्या होती है मालूम है? वो सारी चीजों को क्या करता है, अपनी कॉपी में लिखता है। तो हाथ बांधे जो हो छोड़ दो और लिखना शुरू करो। क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं बताओ? ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। सिंपल सा फंडा है ना। ठीक है, चलो चलिए बोलिए प्रीलिम्स, मेंस और, हाँ चलिए प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो है, या प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स एक कैसा एग्जाम होता है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि जिसको आप छटनी एग्जाम कहते हैं। कौन सा एग्जाम कहते हैं? छटनी एग्जाम। हम इसमें उन उन अनइंपॉर्टेंट लोगों को, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम क्या करते हैं? टाइट करते हैं। मैं आपको बता दूं, लाखों लोग एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन निकालते कितने लोग हैं? याद रखिएगा, अगर 200 पोस्ट है तो 200 का कितना गुना करो? 15 गुना, मतलब कितना? 3000 लोग। तो प्रीलिम्स लाखों लोग देंगे, लेकिन निकालेंगे कितने लोग? 3000। और वो 3000 ही क्या लिखेंगे? मेंस। और इंटरव्यू कितने लोग देते हैं, या मेंस कितने लोग निकालते हैं? 200 का कितना गुना कर दो? 3 गुना कर दो, मतलब कितने हो गए? यानी कि 3000 में 600 लोग क्या देंगे? इंटरव्यू देते हैं। और हर 3 में एक लोगों का एग्जाम क्या होता है? निकलता है। मतलब 600 में इंटरव्यू में फाइनल रिजल्ट में 200 लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? तो लाखों में 3000 में आकर प्री क्वालिफाई किया जाता है, 3000 में 600 आकर मेंस क्वालिफाई किया जाता है, और 600 में 200 में आकर इंटरव्यू क्वालिफाई किया जाता है और फाइनल सिलेक्शन लिया जाता है। सिंपल सा फंडा है। चलो, ये तो हो गया। अब जब प्रीलिम्स की बात करें, छटनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाखों लोग एग्जाम देते हैं, हटाना पड़ता है इन लोगों को, और कितने लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है? 300 में। तो आपको बता दूं, प्रीलिम्स का जो है उसमें 2 पेपर होते हैं। बोलिए पेपर 1, और दूसरा बोलिए पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। जब आप पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 होता है आपका जीएस, यानी कि जनरल स्टडीज। ठीक, सामान्य अध्ययन। इसमें साफ साफ लिखा होता है सामान्य अध्ययन। इसके लिए आपको कोई विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत नहीं है। सामान्य सी तैयारी आपका सामान्य अध्ययन का पेपर क्या करती है? निकाल देती है। और दूसरा पेपर होता है सीसेट, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं पहले सीसेट बताना चाहूंगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। तो 100 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से कितने नंबर हो गए? 200 नंबर। और अगर आप जीएस की बात करेंगे, इसमें भी कितने क्वेश्चंस होते हैं? बोलो, 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, मतलब टोटल इसमें भी कितने नंबर हो गए? लेकिन याद रखें, ये पेपर अब बेसिकली सीसेट की बात करें, इसमें क्या है मेन विषय? मैथ, बोलिए रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के सेक्शन मेन होते हैं। इसके अलावा कुछ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, 1-2। तो मेन सेक्शन क्या है आपका? इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलिए मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ये पढ़ना पड़ेगा किसके लिए? सीसेट। कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर के होंगे? टाइमिंग की बात करूं तो 10 से 12 का समय इसका होगा। और कितना घंटा दिया जाएगा? मतलब जो पहला पेपर होगा उसका टाइमिंग क्या होगा? 10 से 12 और 2 घंटे का। और जो दूसरा पेपर होगा उसका टाइमिंग होगा क्या? 3 से 5। कितने घंटे का? बोलिए 2 घंटे का। बोलो हाँ। 10 से 12, 3 से 5। बोले 9 से 12 का कोई नहीं है क्या? ठीक है, नहीं, 10 से 12 और 3 से 5। अब सवाल ये है कि बीच में कितना घंटे का गैप है? 3 घंटे का। 3 घंटे का गैप क्यों दिया जाता है? क्योंकि जीएस पढ़ने के बाद, जीएस के क्वेश्चंस देखने के बाद दिमाग
एकदम टायर्ड हो जाता है। और आपको तैयार होना है अगले किसके लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, सी सेट के लिए। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो इस टाइम पे माइंड को जितना ज्यादा आप रिलैक्स रखें उतना ज्यादा अच्छा है। पैनिक बिल्कुल मत हो। 3 घंटा बहुत ज्यादा हेक्टिक करता है, गुजरता नहीं है 3 घंटा। तो पैनिक ना हो, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा जाएगा कि आपका सी सेट। और आपको ये भी क्लियर कर दूं, सी सेट एक कैसा पेपर है, बोलिए, क्वालिफाइंग टेस्ट है। क्या बोलते हैं इसको, क्वालिफाइंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग पेपर है। इसको आपको सिर्फ क्या करना रहता है, क्वालिफाई करना रहता है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, मार्क्स तो पूरे प्रीलिम्स के भी काउंट नहीं होते। मतलब प्रीलिम्स निकालने के लिए सिर्फ कौन सा पेपर क्लियर करना जरूरी है, जीएस का पेपर क्लियर करना जरूरी है। सीसेट एक कैसा पेपर है, क्वालिफाइंग टेस्ट है। आपको 200 नंबर है आपके पास, 200 में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना प्रतिशत, 33%। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 23% लाने होते हैं। प्रतिशत की बात कर रहा हूं जो 100 में होते हैं। अगर 200 नंबर की बात करें तो 33% मतलब कितना नंबर हो गया, 66 नंबर हो गया। और 23% का मतलब कितना नंबर हो गया, 46 नंबर हो गया। मतलब 200 में अगर आप जनरल के हैं तो 66 नंबर, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 46 नंबर लाकर आपको सीसेट को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका कौन सा पेपर चेक होगा, पहला पेपर। आपका पहला पेपर बहुत अच्छा गया है, आपने 100 के 100 क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका कोई मतलब है क्या, आप प्रीलिम्स गया आपका, आप फेल हो गए। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, क्वालिफाई करना जरूरी है। इतनी तैयारी जरूर मैथ, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी की होनी चाहिए कि आप इसे एटलीस्ट क्या कर सके, पास हो सके, क्वालिफाई कर सके। ये क्वालिफाई होने के बाद ही आपका जीएस का पेपर चेक होगा। ये बात समझ में आ रही। अब इसमें भी आपको एक चीज और बता दूं कि जो जीएस का पेपर है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। जीएस के पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला बोलिएगा इंडियन जीएस, बोलिए इंडियन जीएस, और एक बोलिए छत्तीसगढ़ का जीएस। एक इंडियन जीएस और एक बोलिए छत्तीसगढ़ जीएस। इंडियन जीएस की बात करें तो इंडिया, देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस थे, अरे टोटल कितने क्वेश्चन थे जीएस में। हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के 50 छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस तो होंगे। इंडियन जीएस के साथ साथ छत्तीसगढ़ जीएस के भी क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। बराबर बराबर बांटेंगे। तो याद रखिएगा 50 क्वेश्चन किसके, इंडियन जीएस के। कहां थे, कहा है, अच्छा चलिए, तो वीडियो एक बार देखिएगा, जो स्टार्टिंग में जो बताया वो सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन जीएस के कितने क्वेश्चन, 50, और छत्तीसगढ़ जीएस के कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। मतलब 100 क्वेश्चन जो है वो दोनों सेक्शन में बढ़ गया, एक छत्तीसगढ़ में और एक इंडियन जीएस में। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन मतलब छत्तीसगढ़ पढ़ लोगे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 50 क्वेश्चन। और इंडियन जीएस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बोलिए, बोलिए हिस्ट्री, बोलिए जियोग्राफी, बोलिए पॉलिटी, जियोग्राफी पॉलिटी, फिर बोलिए इकोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स। ये सब आप पढ़ोगे, देखिए ये सब पढ़ोगे तब जाकर कितने नंबर बनेंगे आपके, कितने क्वेश्चन आएंगे, बनेंगे 50 क्वेश्चन। और महज छत्तीसगढ़ पढ़ने से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो आपकी तैयारी, आपका अप्रोच, आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बताइए। किसको ज्यादा टाइम देने की और किसको ज्यादा पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या पूछा आपसे, किसको कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए। वो जिसमें कम पढ़कर ज्यादा ला सकते हो, कि जिसको ज्यादा पढ़ के ही ज्यादा लाया जा सकता है। भैया कम पढ़ के 50 क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ लेगा। अरे भैया छत्तीसगढ़ पढ़ के 50 क्वेश्चन की तैयारी तो हर कोई कर लेगा, अगर है दम। ये सब पढ़कर 50 क्वेश्चन की तैयारी करो तो बात बने। मतलब क्या सोच रहे हो, इजी चीज पढ़ के एग्जाम निकालोगे, वो इजी चीज जो हर कोई पढ़ रहा है। अरे भैया छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन की तैयारी, छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन आ गया, ये तो हर किसी को पता है।
छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा को पता है कि छत्तीसगढ़ पढ़ लोगे 50 क्वेश्चन बनेगा। हर कोई छत्तीसगढ़ पढ़ के बैठा है, हर कोई छत्तीसगढ़ पढ़ के बैठा है। तो अब क्या छत्तीसगढ़ ज्यादा जरूरी कि इंडियन जीएस ज्यादा जरूरी है? नहीं समझे? आप छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, बहुत अच्छा, कितना क्वेश्चन बन रहा है? 50 के 50 बन रहा है। 50 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके 50 के 50 बन रहे हैं। अरे 50 नहीं, 500 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके 50 से 50 बन रहे हैं। 500 छोड़ो, 5000 ऐसे लोग हैं जिनके पूरे 50 से 50 बन रहे हैं। अब क्या सिलेक्शन ले लूं पूरे 5000 का, 10,000 का? कितना लेना है मेरे को? 3,000 लेना है ना। तो अब कैसे सिलेक्शन लूं मैं? अब मैं चेक करूंगा किसके इंडियन जीएस के ज्यादा क्वेश्चन बने, है कि नहीं? तो इजी चीज को पढ़ तो सिलेक्शन कौन दिलवाएगा? छत्तीसगढ़ जीएस दिलवाएगा कि इंडियन जीएस दिलवाएगा? मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, मेरा इधर का सेक्शन है इसलिए मैं इधर का वेटेज गिनाऊंगा। जो छत्तीसगढ़ के टीचर आएंगे वो इधर का वेटेज गिनाएंगे। नहीं समझ रहे हो? अरे छत्तीसगढ़ के टीचर आएंगे, बोले भैया देखो छत्तीसगढ़ के कितने क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ना। अरे ठीक है, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ना, लेकिन इंडियन जीएस नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। नहीं समझे? छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन अगर इंडियन जीएस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ी, पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ी, इकोनॉमी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। लिख लो, बात समझ में आ रही है? ठीक। और ये जो 4 सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पिलर होते हैं जीएस के। पिलर, पिलर, बिना पिलर के घर टिकता है क्या? पिलर है, इसको तो बेसिक, इसको तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको, ये 4 विषयों को। बात समझ में आ रही? इससे आते हैं 35 से 40 क्वेश्चन। कितने आते हैं? ये वही 35, 36, 37, 38 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी इन सब से 15 से 20 क्वेश्चन, ये 30 से 35 क्वेश्चन बोल लो, 30 से 35 और ये 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रही? तो ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज कहां देखने को मिलेगा? कहां देखने को मिलेगा? फिजिक्स का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक आध क्वेश्चन। बात समझ में आ रही? पर्यावरण से एक आध क्वेश्चन, स्पोर्ट्स करंट वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल ये समझिएगा, तो ये 4 विषय आपके लिए क्या हो गया? जरूरी हो गया। तो छत्तीसगढ़ पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, लेकिन इन चारों विषयों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। यहां कॉम्प्रोमाइज हुए तो आप कॉम्प्रोमाइज हो जाओगे। ठीक, अभी बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, एग्जाम निकालना है तो निकालना है, कोई और वजह तो नहीं है ना? मतलब एग्जाम निकालना है, बस यही वजह है ना लाइफ में, कि और भी कोई और वजह है? अगर एग्जाम निकालने के साथ साथ कोई और वजह है ना, तो ये वजह भूल जाओ। नहीं, लिटरली ये वजह भूल जाओ, फिर ये नहीं निकलने वाला। क्योंकि एक साथ 2 नावों पे पैर रखोगे तो क्या कहीं के भी रहोगे क्या? जहां नाव दूर दूर जाएगी ना, कितना फैलाओगे पैर, गिरना तो तय है ना। ठीक, इसलिए मैं अपने बच्चों से पहले ही कह देता हूं भैया कि पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, घर परिवार भी नहीं होने चाहिए, घर परिवार वालों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। ठीक है, पापा हमेशा, मम्मी बुला लेती कि बेटा बहुत दिन हो गया तेरे को देखे, आजा, और आप सामान उठाए और चले गए घर। रक्षाबंधन में बहन बोल रही कि आजा भाई, आप चले गए घर। दिवाली छुट्टियों में आप चले गए घर। होली की छुट्टी में अरे भैया, घर के ही हो जाओगे आप हमेशा, घर के ही हो जाओगे आप, कभी एग्जाम सरकार के नहीं हो पाओगे। फिर याद रखना, होना क्या चाहिए? घर वाले बुलाए मगर बढ़िया है, तो घर वाले बुलाए तो मना करना थोड़ा सा। रक्षाबंधन में बहन बुलाए तो थोड़ा मना करना। दोस्त यार बुलाता है, चल मूवी देख के आते हैं, मना करना थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा सा टाइम को बर्बाद करने से रुकना, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आज आप समय की कदर करोगे, कल समय आपकी कदर करेगा। आज आप समय को बर्बाद करोगे, कल समय ने बर्बाद कर देनी है, याद रखिएगा। समय बड़ा बलवान होता है। बात समझ में आ रही है? समय के साथ बिल्कुल नहीं। और ये जो आप पढ़ने का जो शुरुआत है ना, अभी जो शुरू कर रहे हो आप पढ़ना, अगर इस टाइम को, इससे पहले समय बर्बाद किया है, चलो इट्स ओके, इसके बाद भी समय बर्बाद करोगे इट्स ओके, लेकिन ये जो पढ़ने का टाइम है, ये कमबख्त वही टाइम होता है, मतलब ये जो पढ़ने का टाइम होता है ना, कुछ बनने का, ये वही टाइम होता है कि बनने का भी यही टाइम होता है और बिगड़ने का भी यही टाइम होता है। मतलब बनने का वही टाइम होता है जो कमबख्त बिगड़ने का भी टाइम होता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे टीन एज, सुने ना टीन एज के बारे में? टीन एज में माइंड डाइवर्ट होता है कि नहीं होता है? मुंह मत खुलो, रिकॉर्ड हो रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझो कि माइंड डाइवर्ट होता है कि नहीं। और उसी टाइम पे ही आपको 10th-12th का एग्जाम देना होता है, नहीं समझ रहे हो? जिस टाइम पे आपको अपने 10th-12th बोर्ड का एग्जाम देना होता है, कॉलेज की तैयारी में आगे बढ़ना होता है, ठीक है, आप वही टाइम क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्शन का भी होता है। तो भगवान ने या किस्मत ने बनने का और बिगड़ने का टाइम एक साथ दिया है। ये जो आप तैयारी कर रहे हो ना, इसमें बिगड़ने का भी टाइम शामिल है। अगर आपकी थोड़ी भी लापरवाही होगी तो आप किस तरफ चले जाओगे? डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाओगे, और वो फिर आपका एग्जाम खराब करेगी। चलो और समझाता हूं। एक अगर 500 का नोट गिरा हुआ है, अरे छोड़ो, 500 की गड्डी गिरी हुई है, और पता है कि सामने वाला जा रहा था उसके बैग से गिरा है। हो सकता है कि बच्चे का फीस भरने के लिए गया हो सकता है कि किसी का सैलरी देने के लिए जा रहा हो सकता है कि किसी इमरजेंसी काम से जा रहा हो, हॉस्पिटल जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो। आपको पता जब चल गया कि उसके बैग से गिरा है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपके कंधे पे दो चीज होती है, एक नेकी होती है और एक बदी। सुन लो यार, ठीक है, एक नेकी होती है और एक, पहली बार सुन रहे हो क्या ये सब चीज? नहीं जानते क्या? एक नेकी और एक बदी, मतलब एक कंधे की नेकी आपको बोलेगी कि भैया उस पे तेरा कोई हक नहीं है, वो पैसा तेरा पैसा नहीं है, वो पैसा जब आपने देख लिया है कि उससे गिरा है तो क्या करना चाहिए? वापस कर दो। ये कौन बोलेगा? एक कंधे की नेकी, और दूसरे कंधे की बदी क्या बोलेगी? अरे रख ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगा, एक साल तेरे को किसी से कुछ पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन है तो गलत, है तो गलत। तो पता चला ना कि एक कंधे की चीज आपको उसको सही करने के लिए बोलती है, और एक कंधे की चीज आपको गलत करने के। अब फाइनल डिसीजन किसका है? अब आप बताइए क्या करोगे? एक ने बोला उठा ले, एक ने बोला दे दे। अब आप बताओ आप क्या करोगे? हाँ, अब यहां पर आपके ऊपर है डिसीजन कि आप किस रास्ते पे चलते हो। ऐसे ही आपकी पढ़ाई के दौरान बहुत सारी ऐसी निगेटिविटी आएंगी जो आपको आपकी पढ़ाई से रोकेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल आपका मन नहीं कर रहा आने का, अरे छोड़ यार, परसों चले जाएंगे। ये कौन है जो आपको रोक रहा है? बताइए। जो दूसरा क्या बोलेगा? ना ना, ये तेरा सपना नहीं है सीजीपीएससी क्रैक करने का, ये घर का सपना है। आपको यहां तक लाया किसने? घर की मजबूरी ने या पापा की मर्जी ने? पापा चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूं, इसलिए मैं यहां हूं। अब अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगा और ऐसे ही लापरवाही करूंगा और एग्जाम नहीं निकलेगा, तो नुकसान मेरा है कि मेरे पापा का सपना क्या? मेरे पापा का सपना है ना कि मैं ऑफिसर बनूं। मैं अपने आप को मिटा सकता हूं, लेकिन उनके सपनों को कभी मिटने नहीं दूंगा। भाई ये आपका सपना, देखिए आपकी जिंदगी होती है, आप बर्बाद करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात पेरेंट्स की आ जाती है कि उनकी मर्जी है कि आप ऑफिसर बनो, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या? आप लापरवाही कर सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि जिस दिन आप बनोगे ना, सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो वो आपके पेरेंट्स को होगी। तो क्या अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते आप कि सिलेक्शन लेकर दिखाओ? और जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं ना, वो कोई अवतार नहीं है, वो आप ही की जैसे तैयारी करने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास की उड़ान ऐसे एकेडमी की एक स्टूडेंट रही है, निशा ठाकुर, आपने सुना होगा उसके बारे में, इंटरव्यू हमारे यहाँ हुआ भी था। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? निशा ठाकुर। 19 साल की उम्र में यहाँ उड़ान आई थी कोचिंग करने के लिए, और यहीं से उसने कॉलेज किया। मतलब एज कम था उसका, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने उड़ान में रहकर 2 से 2.5 साल तैयारी की। एज हुआ नहीं है अभी एग्जाम देने का, बस तैयारी कर रही थी। ऐसी बैठी होती थी। 21 साल 20 साल क्या होता है बताओ? मेरी स्टूडेंट रही है, क्या होता है बताओ? 20-21 साल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। फिर भी उसने पढ़ाई किया, मेहनत किया। गांव की लड़की थी, शहर की भी लड़की नहीं थी, गांव की लड़की थी। गांव से बाहर आई, तैयारी की, और 21 साल की उम्र में जब उसने पहला एग्जाम दिया, जब 21 साल की उम्र में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने एग्जाम निकाल लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने एग्जाम निकाला, और वो भी कौन सा पद मालूम है? डीएसपी। अरे आप सोचिए, 21 साल की उम्र में जहां पर हमारे अकल के दांत नहीं निकलते, अकल के दांत, या हमारी समझ भी वैसी नहीं होती, 21 साल की उम्र में कोई डीएसपी बन जाए तो कैसा लगेगा? आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो तो आपको लगेगा अरे बच्चा ही तो है 21 साल का। लेकिन उसी दिन वर्दी में आओ, जैसे कहीं चाय पीने गए हो, तो आपको सब एक समझेंगे ना, ऐसी कोई है मतलब नॉर्मल सी लड़की, और अगली दिन वर्दी में चले जाओ, सोचो क्या इज्जत करेंगे वहां के लोग।
कितनी इज्जत करेंगे कि अरे साहब आप आ गए, मैं तो पहचाने ही नहीं, मैं तो पता ही नहीं था कि आप डीएसपी। मतलब आप समझिए ना कि क्या वर्दी का पावर, क्या डिप्टी कलेक्टर बनने का रुबाब, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आपके परिवार के ऊपर, कैसी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, पापा की खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। सरकारी जॉब, सरकारी दामाद, सरकारी गाड़ी, सरकारी घर, सरकार, पैसा वैसा सब टेबल के नीचे से सब कुछ मिलेगा भैया, किसी का कोई टेंशन नहीं। जितना सैलरी है उसके अलावा भी सब कुछ, समझ रहे हो ना। और क्या चाहिए लाइफ में, बस आपको क्या करना है, सेलेक्ट होना है। उस लड़की ने मेहनत किया और सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट हुई। आप मेहनत करिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इतनी सी बात है। नहीं करोगे, नहीं होंगे। हाँ, तो मेरा वो नेकी और बदी वाला बताना का मकसद यही था कि आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे मान लीजिए कल बारिश होगी 5 बजे, तो आपका इरादा कमजोर पड़ जाएगा। क्या होगा कल का इरादा, अरे यार बहुत बारिश हो रही, कैसे जाऊं, यही सोचोगे ना। और कल का दिन क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। ऐसे ही कई सारे दिन आएंगे जो आपको रोकने वाले दिन होंगे, और अगर वो रोक लिया तो समझ जाना कि अगर आप उसके सामने कमजोर पड़ गए तो सामने वाला जीत जाएगा और आप हार जाएंगे। और यहाँ होना क्या है, आपको जीतना है और सामने वाले को हरा। लोगों ने अपनी तैयारी के लिए नदियां पार करके, अपनी पढ़ाई के लिए नदियां पार करके गए हैं। कई लोग सुने हो ना कि बहुत सारे लोग ऐसे तो नदी पार करके जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए देश के बाहर सरहदें पार करके गए हैं पढ़ने के लिए। देखिए कितने सारे मंत्री के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो मंत्री के बच्चे हैं कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए, भारत में कि भारत से बाहर। बात समझ में आ रही। तो आप क्या इतना सा काम नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, कि आप मेहनत कर लें अच्छे से और एग्जाम क्वालिफाई कर ले, सॉरी एग्जाम क्रैक कर ले। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब तक ये चीज आप अपने ऊपर रख रहे हो ना कि एग्जाम निकालना ना निकालना मेरे हाथ में है, तब तक ये आपकी लापरवाही होगी। लेकिन जब बात अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दोगे ना कि पापा का सपना है इसलिए मैं पूरा करने के लिए आया हूं और पूरा करके रहूंगा और उनको ये खुशी दे के रहूंगा, उस दिन सही मायने में आप तैयारी करोगे, देखना। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। मेरी बातें कब समझ में आती है, जब काफी देर हो चुकी होती है। यकीन मानिए अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं समझ में आया ना, सब आएगा बाद में आएगा। लेकिन चलिए आइए, ठीक है। फिलहाल तो यहां पर आपने क्या देखा कि छत्तीसगढ़ की तैयारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन जीएस। ठीक, तो इंडियन जीएस की तैयारी कर रहा, छत्तीसगढ़ की भी अच्छी तैयारी करना, बहुत अच्छी तैयारी करना। मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि मत करना, लेकिन इंडियन जीएस को अंडर एस्टिमेट मत करना। एग्जाम निकालने का अगर कोई विषय है तो ये इधर है, इधर नहीं। ये पढ़ने से एग्जाम निकलेगा, ठीक है। चलिए आइए, अब आइए इधर। प्रीलिम्स निकल गया, बोलो हाँ निकल गया सर। ऐसे बोलो, फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम निकल गया प्रीलिम्स, अब चलते हैं किसमें, ठीक चलिए। अब जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में कितने पेपर हैं, बोलो। सबसे पहला एक काम करना, जाना ऑफिस जाना, सिलेबस ले लेना। क्या ले लेना, सिलेबस ले लेना। और अभी आपको बता दूं सिलेबस बदलने वाला है, सुना होगा आपने, जब बदले तब बदले। अभी फिलहाल सिलेबस ले लेना और जो है उसकी शुरुआत करते हैं। और सिलेबस बदलने से सारे लोग एक ही तराजू पे आ जाएंगे, जो पहले से पढ़े हैं वो भी, जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी। तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब सब एक तराजू पे तौले जाएंगे। अब जो ज्यादा मेहनत करेगा वो एग्जाम निकालेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो बहुत पहले से तैयारी करके रखा हुआ है उसकी तैयारी ज्यादा, आप अभी तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी कम। अब एग्जाम देने जाओगे तो कम तैयारी और ज्यादा तैयारी में किसका एग्जाम निकलेगा। अब सब एक ही तराजू में है, ठीक। अब एक ही तराजू में है ना। अब आप ज्यादा पढ़ लिए तो आपका तराजू भारी हो जाएगा। पढ़ोगे ना, शक्ल से तो लग नहीं रहा है यार, कुछ बोलो या एक्सप्रेशन तो दो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं पढ़वा दूंगा आपको। हर एक चैप्टर का मैं प्रीलिम्स का टेस्ट लेता हूं, मेंस का टेस्ट लेता हूं। यानी कि सबसे पहले मैं मेंस का टेस्ट लेता हूं। मेंस मेरे लिए पहले प्रायोरिटी में क्या है, मेंस, ताकि आप लिखना सीखो। हर एक चैप्टर के पॉसिबल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट में आपका क्वेश्चंस देखता हूं मैं, कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिखकर आप मुझसे डेली चेक करवाएंगे। डेली 2 से 3 क्वेश्चंस में आपको समझाकर, बताकर, लिखाकर आपको भेजूंगा।
और वो सारे क्वेश्चंस को आपको घर जाके प्रैक्टिस शीट में लिख के लाने और मुझे चेक कराना है। ऐसी डेली आपको लिख लिख के मैं आपको मास्टर बना दूंगा, लिखा के लिखने की आपको आदत डाल दूंगा। अक्सर हमारे आदत छूट गई है ना लिखने की। अब सारा चीज पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस शीट में लिखना पड़ेगा और फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। मतलब सारी पढ़ी हुई चीज आप फेयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस शीट में डेली क्वेश्चन आंसर की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। जितने भी चैप्टर हैं उतने टेस्ट, 12-15 टेस्ट लूंगा मैं आपके, प्रीलिम्स के भी और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और इस विषय को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, जब आप मेंस की बात करें तो मेंस में कितने पेपर होते हैं और हर एक पेपर, सर आपका मोटिवेशन बहुत ही सराहनीय है। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, ठीक। मैं बस अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप पढ़ने आए हैं तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सही डायरेक्शन दे, वो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। ये एक टीचर का दायित्व होता है। क्यों टीचर आपके वेल विशर होते हैं? क्योंकि टीचर के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। कि जब देखिए, आप जैसे आप अपने पापा साथ रहते हो, मम्मी साथ रहते हो, उनके साथ अटैचमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या आप उनके लिए गलत सोच सकते हो? क्या वो आपके लिए गलत सोच सकते हैं? वैसे ही हमारा भी आपके साथ रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन छोटा है क्या? गुरु शिष्य का रिलेशन आज का है क्या? एक जमाने का ये सिलसिला चलते आ रहा है गुरु और शिष्य का। यार द्रोणाचार्य ने, जो कि क्या नाम है उसका, एकलव्य को सिखाया भी नहीं था, बस एकलव्य छुप छुप के उसे सीखता था। जब पता चला कि वो अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा धनुर्धारी हो गया तो उससे उसका अंगूठा ही मांग लिया। ना रहेगा अंगूठा, ना खींचोगे। अब बोलोगे बाहुबली बनकर ऐसा ऐसा खींच के मारूंगा, तो ऐसा नहीं होता। अंगूठा जरूरी होता है तीर पकड़ने के लिए। बात समझ में आ रही? तो मैं कौन सा द्रोणाचार्य हूं जो आपसे अंगूठा उंगली मांग लूंगा? मैं क्या करूंगा आपके अंगूठे उंगली का? ठीक है, तो मैं उस टाइप का गुरु नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैं ऐसा टीचर जरूर हूं जो आपके पेरेंट्स के बाद आपकी सफलता पे खुश होता है। नहीं समझे? कि आपके सफल होने पर आपके पेरेंट्स खुश होंगे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे आपके टीचर खुश होते हैं और कोई खुश नहीं होता। रिश्तेदार तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, ठीक है। रिश्तेदार तो पता नहीं, किसी के अच्छे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मेरे हिसाब से सबके रिश्तेदार अच्छे नहीं होते। है क्या कोई अच्छे रिश्तेदार आप लोग के? नहीं है ना? होते ही नहीं है भाई, होते ही नहीं है रिश्तेदार अच्छे, ठीक है। खैर, रिश्तेदारों से अपने कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि टीचर जो होता है ना, वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खुश होता है आपके सफल होने पे पेरेंट्स के बाद। तो वो अटैचमेंट होता है भाई कि उसने आपको पढ़ाया है, उसने अपना सब कुछ आपको दिया है। जैसे मैंने मैं आपको बता दूं कि आप कोई पहले बच्चे नहीं हो जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसे हजारों बच्चे आए और हजारों गए, मतलब बच्चे नहीं आए, बैचेस की बात कर रहा हूं। हजारों मतलब बहुत सारी ऐसे बैचेस गुजरी हैं जिनको मैं पढ़ाया हूं। तो उन बच्चों से ऐसा अटैचमेंट हो जाता है ना कि मैं उनके लिए गलत सोच ही नहीं सकता। मैंने जितनी भी तैयारी की, जितना भी पढ़ा, वो सब मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं। बात समझ में आ रही? निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये मेरा दायित्व है। टीचर वो दिया होता है जो खुद जलता है और दूसरों को क्या देता है। ऐसे हर एक टीचर अपने नॉलेज का हर एक कतरा कतरा अपने स्टूडेंट को देता है। जैसे मान लीजिए कि मैं पूरा भूगोल विषय का पूरा समग्र अध्ययन, समग्र ज्ञान, जो भी सब कुछ है वो मैं आपको डिलीवर करूं। फिर हिस्ट्री वाले टीचर आएंगे, वो भी सब कुछ आपको देकर जाएंगे। फिर छत्तीसगढ़ वाले टीचर आएंगे, वो भी आपको सब कुछ देकर जाएंगे। एक दिन आप पाओगे कि मैं नॉलेज से क्या हो चुका हूं, भर गया। सब सब टीचरों के पास अपने अपने विषय का नॉलेज, और एक स्टूडेंट के पास सारे टीचरों का नॉलेज। बताओ, अब आपका नॉलेज का कोई वो है क्या? आप फिर हो गए ना एकदम सुपीरियर। लेकिन सवाल ये है कि मैं अपना सारा नॉलेज आपको दे रहा हूं, लेकिन आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ले भी लिया तो उसे याद रखे हो कि भूल गए। अगर आप भूल गए तो बेकार, लिए ही नहीं तो बेकार। तो एक विद्यार्थी को ऐसा विद्यार्थी बनना पड़ेगा कि अगर टीचर ने कुछ पढ़ाया और समझाया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सारी चीजों को पढ़े, समझे और अपने दिमाग में स्टोर करके रखे। और उसके लिए उसको चाहे कितनी बार भी रिवीजन करना पड़े, करे, लेकिन स्टोर करके रखे। अगर आज पढ़ के कल भूल जा रहे हो तो क्या होता है पता है?
आगे पार्ट होता है और पीछे अपार्ट होता है, ठीक है। और ऐसे होगा तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एग्जाम निकालने का अगर मन बनाए हो तो बस लग जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के एक नहीं बल्कि कई सारे मोमेंट आएंगे जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी मालूम है? अरे छोड़ना यार, सीजीपीएससी क्या तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, इससे अच्छा चल ना कोई जॉब कर लेते हैं या कोई और जॉब कर लेते हैं या बिजनेस ही कर लेते हैं। चलो, माइंड में बहुत सारे ख्याल आएंगे और ये चीज आपको क्या करेगी? अब आपकी मर्जी। और पता है आपको, ये जो निगेटिव थॉट्स आते हैं ना, ये बहुत प्रबल होते हैं, ये आपके डिसीजन को बदलने की ताकत रखते हैं। नहीं समझ में आया ना? जिस दिन होगा उस दिन मेरे को याद करोगे कि सर बोलते थे कि अगर ज्यादा हावी हो गया ना ये डिस्ट्रैक्शन, तो आप अपने एम से भटक जाओगे, आप फिर कहीं और जॉब कर लोगे, छोटी मोटी बड़ी जो भी जैसे जॉब कर लोगे, लेकिन तैयारी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उस थॉट ने आपकी सोच को ही क्या कर दिया? बदल दिया, ठीक। इसलिए प्लीज प्लीज अपने उस नेगेटिव थॉट को इतना हावी होने मत देना जो आपको कैरियर खराब कर दे। क्लियर? तो कैरियर खराब करने मत देना अपना, क्योंकि किसी के पास या किसी को भी इतना राइट्स मत देना जो आपके कैरियर के साथ खेले। कैरियर सब होता है भैया, जिंदगी कैरियर से चलती है। अगर जॉब लग जाए तो उसकी लाइफ, उसके बाद की लाइफ स्टाइल क्या होगी मालूम भी है आपको? पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मतलब एक स्मूथ लाइफ समझते हैं, आलीशान लाइफ, स्मूथ लाइफ कैसा रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सब कुछ रहेगा, फिर पता चला कि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद शादी भी किसी डिप्टी कलेक्टर से हो जाए, फिर पति भी टेबल के नीचे से ला रहा है और बीवी भी टेबल के नीचे से ला रही है, ठीक। घर में पैसे ही पैसा है, कहाँ रखे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। हो सकता है ऐसा, अगर गवर्नमेंट जॉब मिलता है आपको, आप ऑफिसर बनते हैं, तो आपकी शादी भी, फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है, उसका भाई है, बड़े भैया है आईपीएस ऑफिसर, ठीक। बहुत मेहनत किया, आईपीएस ऑफिसर बन गए। अब उनकी शादी भी किनसे हुई मालूम है? दिल्ली के सांसद की इकलौती बेटी, दिल्ली में सांसद रहे, उसकी इकलौती लड़की से उनकी शादी हुई। अब जिंदगी में और क्या चाहिए बताओ? इकलौती बोल रहा हूं ना, कोई बेटा बेटा भी नहीं है। मतलब अब पूरा लाइफ कहाँ किस्मत बदलती है आपको खुद को भी नहीं पता, ठीक। लेकिन वही है, नेगेटिव थॉट्स ने अगर हावी हो गए तो बताओ, सब कुछ खराब कर देता है। क्लियर? तो कोशिश करें कि उस थॉट को हावी होने मत दे। अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, तो किसी को बीच में आने मत देना, उस सोच को भी बीच में आने मत देना, अपने दोस्त को भी बीच में मत आने देना, जो आपका दोस्त ये बोलता हो कि छोड़ना यार क्या तैयारी कर रहा है, चल तेरे को एक जॉब दिलवाता हूं मैं। अगर जॉब की नीड है तो जॉब कर लेना, और जॉब की नीड नहीं है, 1-2 साल रुक सकते हो तो तैयारी कर लेना, जिंदगी को एक मौका दे देना, कि क्या पता आपकी जिंदगी कब कहां बदल जाए। भाई 1-1.5 साल की तैयारी, हम 1.5 साल तैयारी करवाएंगे, और 1.5 से 2 साल की तैयारी के बाद आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। 2 साल, 1.5 से 2 साल, 2 साल आपने जिंदगी के लिए दे दिया, तो सोचो उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी हो सकती है। अगर 2 साल नॉन स्टॉप, बिना इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के आपने मेहनत कर दी, तो डैम श्योर कि आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आपने एग्जाम को सिंसियरली पढ़ाई करके 1.5 से 2 साल तैयारी कर ली बिना लापरवाही के ना, तो आपका एग्जाम डैम श्योर निकलेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, आपको क्या सोचना है कि सारे टीचर का नॉलेज अब कहां है? मेरे पास। हर एक टीचर जो अपने विषय के विशेषज्ञ है, अब आपके पास उनकी विशेषज्ञता अगर आ जाए, तो आपसे बेहतर कोई है क्या? बस इसको इस्तेमाल करने आना चाहिए, इसको सही जगह पर यूटिलाइज करने आना चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप हैं विजेता, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, जैसे आपको बंदूक दिया हूं या कोई चीज ऐसा दिया हूं, आपको चलाना ही नहीं आता, तो क्या फायदा उस कि भाई ये गन है, इसको सेफ्टी के तौर पे जब भी आपको जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना, पता चला आतंकवादी आए, बंदूक तो है लेकिन चलता कैसे है? तो बेकार है ऐसे जिंदगी पे कि आप, तो अगर आप पढ़ने के बाद भी, सारे टीचरों का नॉलेज लेने के बाद भी एग्जाम नहीं निकालते हैं, तो बेकार है ऐसी जिंदगी, ऐसी पढ़ाई पे जो इतना नॉलेज के बाद भी एग्जाम नहीं निकाल पाए तो, ठीक।
तो करेंगे मेहनत। तो मैं इसलिए पहले ही पूछा था कि मेहनत करने वाले बच्चे हो ना यहाँ पे, करोगे ना मेहनत, मेहनत से पीछे तो नहीं हटोगे। ठीक, चलिए देखते हैं कितना मेहनत करते हो, ये पता तो चल ही जाएगा मेरे को। ठीक, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ना, तब मैं देखना चाहूंगा कि किसके सबसे ज्यादा नंबर है, और वो 2 लोग जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, मैं हमेशा उनको क्लास का सबसे होनहार विद्यार्थी होने का खिताब देता हूं, ताकि हर किसी के अंदर ये मोटिवेशन रहे कि मुझे बनना है क्लास का टॉपर, मुझे बनना है। बात समझ में आ रही है? कहाँ चैटिंग में लग गए, ये वही डिस्ट्रैक्शन है, देखो मैं बता रहा था ना, अरे भैया ही आएंगे बीच में। ठीक है, देखो ये मैं बता रहा हूं ना, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं। अगर आप मोबाइल उठा रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मतलब ये डिस्ट्रैक्शन, ये छोटा डिस्ट्रैक्शन था, यही बड़ा हो जाएगा एक दिन। फिक्र बहुत लोग करते हैं, आप अपनी फिक्र करो पहले। ठीक है, आप अपनी फिक्र करो। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्र कोई तब तक करेगा जब तक कि आप, मतलब अगर कुछ बन जाते हैं तब ठीक है, नहीं बनते हैं तो कोई फिक्र नहीं करेगा, याद रखेगा। बोलते हैं ना, जब तक जेब में पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है ना, ऐसे ही तो है क्या? तो आप जॉब पालेंगे, सब फिक्र करेंगे, आपकी जॉब नहीं पाएंगे। आज फिक्र कर रहे हैं ना, कल डांटेंगे आपको। ठीक, कुछ बने, अपने पैरों पे स्टैंड हो। ठीक, करेंगे, अपने पैरों पे स्टैंड होंगे। याद रखिएगा, अगर आप कमजोर पड़ते हैं तो ये पूरी कैरियर की बात हो जाएगी। अगर आप यहाँ कमजोर हुए तो आपका पूरा कैरियर बदल जाएगा, मतलब कुछ और हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप समझ गए, संभल गए और तैयारी कर लिया और एग्जाम निकाल लिया, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, पूरी लाइफ। अभी मिडिल क्लास के हम लोग हैं ना, अभी मिडिल क्लास के हैं हम लोग। जींस लेने से पहले सोचना पड़ता है कि कितने का जींस है, पहले रेट पूछते हैं कितने का जींस है, बोलते हैं 5,000 का, तो रहने दे भैया, 1,000 रुपए का दिखाओ। ये हम मिडिल क्लास वाले लोग। लेकिन जब आप जॉब में आ जाएंगे, आपको पसंद आई ना, आप ले लोगे, कभी उससे रेट नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा है। फिर क्यों पूछे रेट कितना है? मुझे पसंद आई ना, ये जींस मेरी, मुझे पसंद आया ये शर्ट मेरा। कैसी लाइफ हो जाएगी यार। ठीक है, सोचने में अच्छा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कल ही के कल चीज खरीद लेते हैं ना। चलिए, ये हकीकत भी हो सकती है, बट आज नहीं, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। 2 साल तक बिना किसी सपनों के, बिना फालतू चीज सोचे, बस मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। करेंगे ऐसा? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिलहाल 7 पेपर होते हैं मेंस में, और हर एक पेपर कितने नंबर का होता है? टोटल हो गए कितने? 1400 नंबर के। और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है तो बता दें। तो ये टोटल हो गए कितने? अब 1500 में आपको क्या करना है, जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतने में आपको सिलेक्शन मिलेगा। 750 से 800 नंबर, 750 से, ये जो ये जो रैंकिंग है, क्या बोलते हैं, ये जो मार्क्स है वो हमेशा बदलते रहते हैं। डिपेंड करता है पेपर कैसे हैं, डिपेंड करता है कि कैसे, कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने बनाया, कितने लोगों ने कितना नंबर लाया, ये वेरी कर सकता है। तो कितना नंबर बताएंगे? 750 से 800 नंबर लाएंगे तो आप बन जाएंगे क्या? डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर चयनित हो जाएंगे। मतलब कितना आया, मतलब लगभग कितना बोला मैंने, कितना परसेंट? 50%। लगभग 50 से 55% के नंबर के साथ आप ऑफिसर बन सकते हैं। पूरा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आधा भी लाएंगे ना, टोटल मार्क्स का आधा भी लाएंगे तो आप टॉपर में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, टॉपर रैंक में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। चल, खैर वो सब एक अलग बात है। 7 पेपर में जो पहला पेपर है वो आपका लैंग्वेज पर, यानी भाषा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका ऐसे पर आधारित होता है, मतलब निबंध पे। ठीक है, जो इनके टीचर आएंगे, जो लैंग्वेज के टीचर आएंगे, वो इनके बारे में डील करेंगे, हमें इस सबसे मतलब नहीं। हमारा सेक्शन क्या है, हमें मतलब है कौन से? पेपर 3 टू पेपर 7, 3, 4, 5, 6, 7। मैं इसको पूरा डील नहीं करूंगा, अपने विषय पर आऊंगा मेन। पेपर 3 टू पेपर 7, देखो टाइम हो गया है, चाहे तो हम
एसआई की क्लास नहीं है भैया, प्री प्लस मेंस की क्लास है कुंती। चलिए, तो पेपर 3 टू पेपर 7 जिसको बोलते हैं जीएस का पेपर, कौन सा पेपर बोलते हैं? तो पेपर नंबर 3 जीएस का पेपर नंबर 1 होता है, 4 पेपर नंबर 2, 5 पेपर नंबर 3, 6 पेपर नंबर 4 और 7 पेपर नंबर 5। चाहे तो आप पेपर के हिसाब से बोलो या जीएस के हिसाब से बोलो, दोनों सेम टू सेम। हाँ, पेपर 3 टू पेपर 7 का जो सेक्शन होता है, इसमें हर एक पेपर में कितने भाग होते हैं? तो बोला 3 भाग। कितने भाग में बटा होता है हर एक पेपर? बोलो भाग 1, बोलो भाग 2 और बोलो भाग 3। भाग 1 हर एक पेपर कितने नंबर का होता है? जिसमें भाग 1 में कितने नंबर के प्रश्न होते हैं? 75। भाग 3 में कितने नंबर के प्रश्न होते हैं? भाग 2 में कितने नंबर के प्रश्न होंगे? फिलहाल सिंपल सी बात है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, 75, 50, 75, मतलब टोटल कितने हो गए आपके? 200। ठीक, समय को देखते हुए मैं इसको कंप्लीट करता हूं। हमारा जो ज्योग्राफी है वो कौन से पेपर में आता है? बोलो पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 के भी कितने भाग होंगे? 3। भाग 1 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ और भारत की, बोलो भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक, दूसरा भाग 2 में क्या आएगा? बोलो भारत का भूगोल। बोलो भारत का। भाग 3 में क्या आएगा? बोलो छत्तीसगढ़ का। चल, अलग अलग टीचर जो अपने आएंगे वो अपना अपना विषय को, अपने अपने सेक्शन को डील करेंगे। हमारा जो पेपर है वो कौन सा, हमारा जो विषय है वो कौन से पेपर में आता है? कौन से भाग में आता है? भाग 2। कौन सा विषय है हमारा? कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के। यानी कि हमारा जो सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी वो पेपर नंबर 5 के भाग 2 में आता है। और कितने नंबर के आता है? तो बता दीजिएगा। 50 नंबर का। क्लियर? अब रही बात कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जब अंकों की बात होती है तो मैं अपने विषय का बता दे रहा हूं भैया, बाकी बाद में देखेंगे। 2 नंबर के कितने प्रश्न होंगे? बोलो 6 प्रश्न। 4 नंबर के कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न। 8 नंबर के कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न। और 10 नंबर के कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न होते हैं जिनमें से एक प्रश्न बनाना होता है। यानी आपको ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन बनाने होंगे? 12 क्वेश्चन। 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12 क्वेश्चन बनाने। मतलब आपको 50 नंबर लाने के लिए 12 क्वेश्चन बनाने होते हैं। एग्री? उसमें भी 2 नंबर के लिए 30 शब्द, वर्ड लिमिट कितनी होती है? 30 शब्दों में। 4 नंबर के लिए बोलो 60 शब्दों में। 8 नंबर के लिए अपने आंसर को 100 शब्दों में लिखना होता है। और 10 नंबर के लिए बोलो 125 शब्दों में लिखना होता है। 2 नंबर के लिए कितना शब्द मिलता है आपको? वर्ड लिमिट कितनी मिलेगी? 30 शब्दों में। 4 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए और 10 नंबर के लिए। और अगर आप लाइन की बात करेंगे तो देखिए लाइन के हिसाब से मतलब वेरी करता है। कई जगहों पे एग्जामों में 2 नंबर के लिए 5 लाइन मिलता है। कितने लाइन मिलेगा? तो 4 नंबर के लिए कितना हो जाएगा बोलो? चलो ना कैलकुलेशन करो। 4 नंबर का कितना हो गया? 10 लाइन मिलेगी। अब 4 का 8 कर दूं तो 18 से 20 लाइन मिलेगी। और यही अगर 10 कर दूं तो मैं 8 में 2 बढ़ा, 2 के लिए कितना लाइन था? तो अब 10 के लिए कितना हो जाएगा? 23 से 25 लाइन। चलो 25 कर दिया। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, हर क्वेश्चन के हिसाब से ये वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नित्या ने कहा इस बार निकालेंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया। मैं वही कह रहा हूं ना, आप के अंदर जज्बा होना चाहिए निकालने का, एग्जाम निकल जाता है। जो लोग निकाल रहे हैं वो लोग जज्बे के साथ तैयारी किए थे ना। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, एग्जाम निकल जाए। पढ़ाई तो हर कोई करता है, जज्बा होना चाहिए एग्जाम निकालने का, जिद होना चाहिए एग्जाम निकालने का, जुनून होना चाहिए एग्जाम निकालने का, तब जाके एग्जाम निकलते हैं। बस पढ़ना नहीं है, जिद से पढ़ना। जैसे आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का,
लेकिन मैं पढ़ के रहूंगा। आज मन नहीं कर रहा है कोचिंग जाने का, लेकिन मैं जाके रहूंगा। आज आज मन नहीं कर रहा है, बारिश हो रही है, मैं भीगते हुए जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? जज्बा, अगर आपके अंदर जज्बा है पढ़ने का और कुछ करने का, कोई नहीं रोक सकता। नहीं है जज्बा तो फिर हर कोई बगल का आदमी पड़ोसी आकर बोलेगा पीएससी क्यों तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर। ओके ओके ओके, एसआई की तैयारी में लग जाओगे, फिर एसएसबी की तैयारी में लग जाओगे, रेलवे की तैयारी में लग जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको तो कोई भी डाइवर्ट कर सकता है ऐसे में। तो कल के दिन कोई बोलेगा तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्या कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर। ओके ओके ओके, प्राइवेट जॉब करता हूं, सब कुछ छोड़ के प्राइवेट जॉब करने लग जाओगे। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट ऐसे ही हो जा रहा है तो फिर कहां जाके ठहरा पाओगे आप, कहां ठहरोगे बताओ? आपके और आपके सपनों के बीच में किसी को आने मत देना, कोई भी नहीं। क्लियर? अगर कोई आ गया तो फिर वो सपना सपना थोड़ी ना था, फिर तो ऐसे ही वो झूठ था मतलब। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लियर इतना? ठीक, तो इसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी कल से। आज के लिए बस इतना। पहला दिन जो होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। थोड़ा सा आप समझ लो कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, और थोड़ा मैं आपको समझ लेता हूं कि आप मुझसे कैसे पढ़ने वाले हो। ठीक, दोनों का ही होना जरूरी है ना, कि आप भी मुझे जानो और मैं भी आपको जानूं कि मैं किसको पढ़ाने वाला हूं और आप किससे पढ़ने वाले हो। ठीक, आपको अच्छा टीचर चाहिए होता है ना, आपको अच्छा टीचर चाहिए ना, मुझे भी तो अच्छा स्टूडेंट चाहिए नहीं? तो या तो अच्छे हो या तो अच्छे बन जाओ। बट अच्छा मतलब अच्छा, अच्छे से नीचे बात ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा बनना है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा आपको। ठीक है, मैं बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप मुझसे समझ पाए? चलिए मिलते हैं, टेक केयर। ऑनलाइन में मैसेज करिए, समझ में आया? रमन, रमन, नित्या, और भी जितने हैं सब बताइए। चलिए मिलते हैं, टेक केयर।